नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आज के इस करंट चाचा के एपिसोड में। आइए देखते हैं कि आज क्या इंपॉर्टेंट था और क्या हमें पढ़ लेना चाहिए था अखबारों में से। हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप अपनी सेहत का पूरा ध्यान रख रहे होंगे और आवाज़ आ रही है आप लोग तक। वेरी, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड जय हिंद। लेट्स स्टार्ट द सेशन। लेट्स हैव समथिंग वेरी पॉजिटिव फॉर द डे। हमारी संस्कृत थोड़ी यहाँ पर अब मुश्किल होती जा रही है क्योंकि जितने आसान थे वो सब हम आपको चुके हैं। अब हम थोड़े मुश्किल की तरफ जा रहे हैं, पर हमें उम्मीद है कि आप वो कर सकते हैं। गुणेषु क्रियताम यत्नः किमाटोपहि प्रयोजनम। देखिए, जो लोग बस चिल्लाते हैं ना कि मेरे पास ये, मेरे पास वो है, वो वाकई में बड़े निर्धन है। ऐसा मान लीजिए कि उनके पास कुछ है नहीं। जो नहीं चिल्लाएंगे वो अपने गुणों पर काम कर रहे हैं और आपको वही करना है। जस्ट वर्क ऑन योर वट एवर यू हैव एज योर मे बी क्वालिटी स्किल्स। उसमें वर्क करते रहिए, अपने आप ही देख लेंगे दुनिया की किसको कहाँ जाना है, कैसे जाना है। तो कोशिश करेगा वर्क ऑन योर स्किल्स एंड नॉट योर वॉल्यूम। वॉल्यूम पे वर्क करने से कुछ नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग और सभी से एक जोरदार जय हिंद की उम्मीद करते हैं और हम भी सभी को एक जय हिंद करते हैं। अच्छा, कुछ चीजें जल्दी से आपको बता दें। देखिए, अब समय आ चुका है कि आप और हम अगर जुड़ सकें एक लंबे वेंचर के लिए, यूपीएससी वेंचर के लिए, तो जुड़ सकते हैं आप। आपको लगता है कि मुझे अफोर्डेबिलिटी का क्राइटेरिया था, तो इससे बेहतर नहीं हो सकता। आप जितने महीने का भी सब्सक्रिप्शन लेंगे ना, उतना ही आपको फ्री एक्सटेंशन मिल जाएगा। आप 12 महीने का लेंगे ना, 1 साल एक्सटेंशन मिलेगा और वो भी 50% फ्लैट ऑफ पर मिल रहा है। तो आप जैसे ही सीएमसी कोड लगाएंगे, मिनिमम प्राइस पे पूरा कोर्स प्लस एक्सटेंशन सब मिला है। तो मान लीजिए आप कॉलेज में अभी अपने 4th ईयर में है, 3rd ईयर में है, आप 2 साल 3 साल के लिए जुड़ सकते हैं और बहुत मिनिमम बेयर मिनिमम प्राइस पे आप जुड़ सकते हैं। तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। टेस्ट सीरीज, इवैल्यूएशन, डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशंस हैं, अनलिमिटेड एक्सेस। आप किसी भी बैच में कोई भी वीडियो देख सकते हैं। कहीं भी आप अपना जो लगता है केमिस्ट्री सेट हो रही है, आप देख सकते हैं उसको। तो सीएमसी कोड पे आप ये जीत सकते हैं। आप एक ऐप डाउनलोड करके बाकी चीजों को भी ट्राई करना चाहें तो एक स्पिन द व्हील का कॉन्टेस्ट इसमें आप घुमाएंगे तो बहुत सारी चीजें इसमें दिखी हैं जो मिल सकती हैं। नॉट ओनली दिस, हमारे बैचेस के बारे में आपको डिटेल देते हैं। आपका हिंदी माध्यम है, आप शिखर में जुड़ सकते हैं 2026 के लिए। आपका इंग्लिश है तो 2026 में जुड़ जाइए आप, आरंभ। 2026 इंग्लिश के लिए इग्नाइट बैच है और 2027 के लिए भी हमारे पास बैच है आगाज का। तो सीएमसी कोड लगाना है आपको, बहुत सिंपल सा कोड है और इसमें सारे के सारे आपको ऑफर मिल जाते हैं। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है। अच्छा, आज से हम थोड़ा ज्योग्राफी ऑप्शनल का एक ब्रीफिंग चालू कर रहे हैं। तो जिनका भी कुछ डर होगा वो ज्योग्राफी ऑप्शनल की ब्रीफिंग में आ जाएंगे एक बार, उनको हम बता देंगे कैसे क्या करना होता है। एम है हमारा 300 प्लस कैसे लेकर आना है और इसमें आ सकता है अगर हम लोग ईमानदारी से पढ़ें तो, सही तरीके से पढ़ें तो कोशिश करिएगा। अगर आप जुड़ सके तो दिस इज चंद्रमौली, ज्योग्राफी कर रहे हैं और जियो म्यूजिंग्स हमारे कोर्स का नाम है, जियो म्यूजिंग्स। तो आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ। प्लस जिन लोग का इस बार इंटरव्यू कॉल आया है, जरूर लास्ट माइल में एनरोल कर लीजिएगा। ट्राई टू गिव दिस। आपको डैफ पे बेस्ड क्वेश्चंस बहुत कुछ यहाँ मिलेगा। चलिए हम चालू करते हैं आज का सेशन। इजराइल टू डबल पॉपुलेशन इन ऑक्यूपाइड गोलान हाइट्स, इंटरनेशनल ऑर्डर के थीम है। प्लस लोकेशन मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। गोलान हाइट्स कहां है, बहुत बार पहले भी बताया है। जब से सीरिया में असद छोड़कर गए और एचटीएस वहां पर कब्जा कर लिया है, माना जा रहा है कि वहां पे शायद रिफॉर्म्स आएंगे, शायद चीजें बदलेंगी। अभी ये सब टाइम पे छोड़ देते हैं। पर गोलान हाइट्स एक डिस्प्यूटेड एरिया है इजराइल और सीरिया के बीच में। आइए देखते हैं कहां पर है। ये देखिए, आपको इजराइल दिख रहा है, ये गोलान हाइट्स है और ये सीरिया है। मतलब गोलान हाइट्स सीरिया का ही पार्ट था, इसको हथिया लिया इजराइल ने। ये जो आपको एक सी दिख रहा है, इसका नाम है सी ऑफ गल्ली। गलीली भी लिखा रहता है, गल्ली भी लिखा रहता है। तो रॉकी प्लेट्यू है साउथ वेस्टर्न का, 60 किलोमीटर साउथ वेस्ट ऑफ डेमास्कस। इट इज कंसिडर्ड ऑक्यूपाइड टेरिटरी अंडर इंटरनेशनल लॉ एंड यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस। 1000 स्क्वायर किलोमीटर का है। बाउंडेड बाय द जॉर्डन रिवर एंड द सी ऑफ गली। जॉर्डन रिवर भी इधर आपको दिख जाएगी, इधर से जॉर्डन रिवर चल रही है। ये आपका जॉर्डन रिवर चल रही है और आपको इधर दिख जाएगा ये गली, सी ऑफ गली भी इधर दिख जाएगा। ऑन द वेस्ट माउंट हरमोन, ऑन द नॉर्थ यहाँ पे आपको दिख जाएगा माउंट हरमोन। इस तरफ अगर आप देखेंगे तो आपको दिख जाएगा माउंट हरमोन, इधर दिख जाएगा आपको। तो ये सारा का सारा दिस इज गोलान हाइट्स विच इज टचिंग नॉट ओनली सीरिया, सीरिया का तो पार्ट है, तो सीरिया, जॉर्डन, इजराइल और लेबनान सबको ही टच कर रहा है ये। तो दे कुड इवन आस्क, क्योंकि बताइए आपका जो गोलान हाइट्स है, क्या ये टच करता है कि नहीं करता है जॉर्डन को। तो परेशान मत होइएगा, बिल्कुल बॉर्डर का एरिया है।
तो नीचे से जॉर्डन को भी टच कर रहा है, इधर सीरिया का पार्ट ही है, इजराइल इस पे कब्जा किया हुआ है और लेबनान ऊपर नॉर्थ में टच कर रहा है, तो ये अपने लिए थोड़ा सा आसान पड़ जाएगा। चलेगा, तो कोशिश करिएगा, मतलब मे बी इन दैट फॉर्मेट ट्राई टू रिमेंबर दिस। बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए और ये क्वेश्चन आने की पूरी संभावना रहेगी। गोलान हाइट्स, अब इजराइल क्या बोल रहा है कि जब से सीरिया पे वहां तो बमबारी भी कर रहा है और सारे का सारा यहाँ पे कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। बोला हम यहाँ पॉपुलेशन अपनी अब डबल करेंगे, यही तरीका है, अगर आपको किसी चीज को ऑक्यूपाई करना है तो आप वहां पॉपुलेशन बढ़ाते रहिए, लोगों को बसाते रहिए, आपकी हो जाएगी टेरिटरी, वो यही यहाँ पे कोशिश कर रहा है। तो गोलान हाइट्स, इजराइल, सीरिया, वेरी इंपॉर्टेंट, किसके बीच में याद रखिए। अगला टॉपिक देखते हैं, कर्नाटक स्टूडेंट्स एक्सप्लोर द ग्लोब फॉर हायर स्टडीज। दिस इज अ वेरी स्मॉल न्यूज आइटम, हम इसको ब्रॉड करके देखते हैं। एजुकेशन का थीम है मेरा, एजुकेशन का थीम है मेरा। क्यों कर्नाटक के स्टूडेंट्स? भाई महाराष्ट्र के भी होंगे, यूपी के भी होंगे, बाहर के भी लोग होंगे, पर एक आइडिया हमें मिला इससे। वो आइडिया क्या, पहले समझिएगा। एजुकेशन के मामले में हम आपको एक फैक्ट देना चाह रहे हैं। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के डेटा के हिसाब से हम देखें 2024 में लगभग 1.3 मिलियन इंडियन स्टूडेंट्स वर परसुइंग हायर स्टडीज अब्रॉड इन 101 कंट्रीज। लगभग 13 लाख से ज्यादा लोग 100 देशों के ऊपर अपना जाकर वहां पर हायर स्टडीज परस्यू करते हैं। तो ये एक जंप है, दिस फिगर इज अ जंप फ्रॉम 0.93 मिलियन इन 23 से सीधे 13, मतलब लगभग आप थे कहीं ना कहीं आप कम ही थे, आप 9 लाख पे ही कहीं थे, अब आप 13 लाख पे जा चुके हो, तो दैट्स अ बिग जंप दैट वी आर सीइंग। कनाडा, यूएस, यूके एंड ऑस्ट्रेलिया हैड द हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। जर्मनी, यूएई, रशिया, किर्गिस्तान, जॉर्जिया, कजाकिस्तान भी अब यहां पे आ चुके हैं। अब सवाल यह है कि हमारे स्टूडेंट्स बाहर जाकर क्यों पढ़ रहे हैं? बहुत सारे इसका जवाब हो सकता है, आइए ढूंढते हैं कि व्हाई आवर स्टूडेंट्स आर गोइंग आउटसाइड टू स्टडी। हमारे स्टूडेंट्स बाहर क्यों जा रहे हैं? व्हाई स्टडी आउटसाइड? तो बहुत सारे फैक्टर्स आपको भी इसमें पता चल चुका है। सी, एवर सिंस द बूम ऑफ आईटी सेक्टर, जब से आईटी सेक्टर का बूम हुआ है, तब से लोगों के पास पैसा भी हुआ और लोग आज चाहते हैं कि उनके जो प्रोजेनीज हैं, उनके जो आने वाली जनरेशन है, वो बढ़िया एजुकेशन ले, अच्छी जगह से ले। तो मे बी आईटी सेक्टर से जो पैसा मिला वो दे आर यूजिंग टू मे बी परस्यू द हायर स्टडीज आउटसाइड। दूसरा, they feel that it's sort of more standardized, more developed, more infrastructural things are there, तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, स्टैंडर्ड्स के लिए बाहर जाते हैं। तीसरा, they also go outside because there are lesser avenues in our country, lesser avenues in our country। मतलब एक छोटा सा आपको बताएं आपको, तो अगर प्राइवेट कॉलेज कोई मेडिकल का है हमारे यहाँ, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, तो आप मान लीजिए कि उसमें लगभग 1 करोड़ से 2 करोड़ रुपया लग ही जाएगा, किसी का भी इतना वो फीस ले ही लेते हैं। इससे अच्छा है कि अगर वो जाके कजाकिस्तान से पढ़कर आ जाएगा, कजाकिस्तान में मेडिकल जाकर कर लेगा और थोड़ा एडजस्ट करना उसको आता हो तो हो सकता है वो 40 से 60 लाख में करके भी आ जाए, ये पूरा उसका खर्चा होगा। यूक्रेन, जब वॉर चालू हुआ रशिया यूक्रेन का, यूक्रेन में हमारे बहुत सारे मेडिकल स्टूडेंट्स थे, इट वाज वेरी चीप टू स्टडी देयर। नॉट ओनली दिस, दे ऑल्सो वुड वांट कि जॉब अपॉर्चुनिटीज भी बाहर ही हमें मिल जाए, तो हम बाहर से पढ़ेंगे तो जॉब अपॉर्चुनिटीज भी हमें बाहर से मिल जाएगी, आउटसाइड ओनली, ये भी हमें मिल सकती है, जॉब अपॉर्चुनिटीज भी बाहर से ही मिल सकती है। और रही बात कि वी शुड बी कमिंग बैक और नॉट, तो पॉइंट ये है कि आज हमारे पास एक कॉन्सेप्ट जो बहुत ज्यादा चलता है वो है ब्रेन ड्रेन का। इवन द पीपल हु आर सो गुड, दे आर फीलिंग दैट दे डोंट गेट सो मच ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन द कंट्री एंड हेंस दे वांट टू गो आउट। तो ब्रेन ड्रेन भी हो रहा है, और ये बस ब्रेन ड्रेन नहीं हो रहा है, जनरेशनल ड्रेन हो रहा है। ये जनरेशनल ड्रेन हो रहा है। कई बार कुछ लोगों से जब आप बात करेंगे तो पता चलेगा, दे डोंट वांट देयर वाट्स टू स्टडी हियर, वो बोलते हैं अरे कोई बात नहीं, पैसा है, बाहर भेजो इनको, for a better life, for a better recognition, for a better standard of living, they want them to go outside. This is happening. This is happening so much. So this is the idea here, sir. And maybe जो आपका बाहर पढ़ने जा रहे हैं, they maybe we don't have that much of data कौन क्या कर रहा है, but yes, of course, they are into good universities. They try to study well. ये कर रहे हैं लोग। तो ये कहानी थी कि क्यों आखिर बाहर लोग जा रहे हैं। भाई 13 लाख लोग बाहर जाकर पढ़ रहे हैं, तो कुछ मिल रहा होगा तभी पढ़ रहे हैं, और पैसा भी लग ही रहा है। हमने थोड़ा कंपेयर करने की कोशिश की, लोग आजकल नॉन कन्वेंशनल सेंटर्स पे भी जा रहे हैं। देयर आर सर्टेन नॉन कन्वेंशनल सेंटर्स वेयर आर दे गोइंग। फॉर एग्जांपल, आयरलैंड आजकल एक बना हुआ है। आयरलैंड में 20 से 30 लाख रुपए में अच्छा हायर स्टडीज हो जा रहा है, तो मतलब अभी इतना महंगा भी नहीं है। एंड ऑल्सो दे गिव यू लोन्स
लोन्स भी ऐसा है कि आप आराम से इजी रीपे कर सको, ऐसा लोन भी देते हैं लोग कि इजी रिपेमेंट ऑप्शन है आपके पास, आप काम करके चुका दो धीरे धीरे। तो लॉट ऑफ थिंग्स आर ऑलरेडी देयर और ये लोग कोशिश कर रहे हैं वहां पे जाके पढ़ने का। सो दिस इज एन आइडिया अबाउट व्हाई स्टडी आउटसाइड। सो नॉट ओनली कर्नाटक, आई वुड से एवरीवेयर द पीपल आर गोइंग। लास्ट 5 of the Bali 9 drug ring imprisoned in Indonesia fly home to Australia। देखिए, अब हम इसको दिखाना इसलिए नहीं चाह रहे थे कि आप बस इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच की बातों को समझे। इससे हमारा मुद्दा नहीं है। हमारा मुद्दा ड्रग्स को लेकर है। हमारा मुद्दा ऐसे देशों से लेकर है जहां पर ड्रग्स बिल्कुल अपराध है ले जाना, प्लस आसपास के देशों में कैसे ड्रग्स का कार्टेलाइजेशन किया जाता है, ड्रग्स को भेजा जाता है, ये सारा चीज हो रहा है। समझते हैं आइए। तो बाली 9 जो आप नाम देख रहे हैं, हम आपको बता दें, ये बाली 9 ड्रग का एक ग्रुप हुआ करता था जिसने स्मगल करने की कोशिश की थी इंडोनेशिया में ड्रग्स को। ये लोग ऑस्ट्रेलिया के थे। अब एक बड़े समय के बाद इनको रिहा किया गया, मतलब 19 साल बाद इनको रिहा किया गया है। 2 लोगों को गोली मार दी गई थी। एक व्यक्ति खुद ही मर गया था। एक को पहले छोड़ दिया गया था, कम्यूट कर दिया गया था सेंटेंस, शी वाज वो फीमेल थी। बाकी लोग को अब रिहा किया गया है। तो ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया के संबंध तो बहुत खराब चल रहे थे अभी तक। जब से ये लोग जब उसको अरेस्ट किया, ऑस्ट्रेलिया ने बहुत विनती की कि मत मारो मत मारो, पर वो लोग नहीं माने। इंडोनेशिया का लॉ बहुत क्लियर है, डेथ पेनाल्टी अगर आप पाए गए ड्रग स्मगलिंग के साथ, डेथ पेनाल्टी है। आसपास एसोसिएट है तो उम्र कैद है। बहुत रिग्रेस इंप्रिजनमेंट है इनका, इंडोनेशिया का। तो क्लीन ट्रैफिक अगर देखें आप तो एक इंक्रीज दिख रहा है भारत में भी। तो हमारे पास डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस की एक रिपोर्ट आती है, 2024 में ही आती है, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। उस रिपोर्ट को जब हमने पढ़ने की कोशिश की तो हमें उसमें मिला कि हमारे यहां पे भी कोकीन का ट्रैफिकिंग बढ़ता हुआ दिख रहा है, पर्टिकुलरली थ्रू डायरेक्ट रूट्स फ्रॉम साउथ अमेरिका एंड वाया अफ्रीकन कंट्रीज। एजेंसी ने 47 केस रिकॉर्ड किए 2023-24 में स्मगलिंग के कोकीन के थ्रू द एयर रूट, अगेंस्ट 21 केसेस द प्रीवियस ईयर। हाइड्रोपोनिक marijuana इज बीइंग फ्रॉम द यूएस। यूएस से हाइड्रोपोनिक्स, जो बिना मिट्टी के बनाए हुए प्लांट्स होते हैं, वो तक स्मगल किया जा रहा है यूएस से, थाईलैंड से और बाकी के देशों से। ब्लैक कोकीन लाया जा रहा है, यहां पे भारत में स्मगल किया जा रहा है। अब इतनी चीजें हमारे यहां भी स्मगल हो रही, तो इसका मतलब है कि हम या तो एक ऐसे हॉटस्पॉट पे बैठे हैं जहां पे ये हो रहा हो, या फिर स्मगलिंग हो रहा है तो डिमांड हो रही होगी। एक मैप आपको दिखाने की कोशिश करते, शायद उससे आप बेहतर समझ पाएंगे कि हम किन देशों के बीच में घिरे हुए हैं। अगर ड्रग्स की बात की जाएगी सर, तो गोल्डन क्रेसेंट की बात जरूर की जाएगी। देखिए, पूरा गोल्डन क्रेसेंट बना हुआ है, ये पूरा गोल्डन ट्रायंगल बना हुआ है, और हम भारत इन दोनों के बीच में आप देखेंगे तो सैंडविच्ड है। इंडिया इन दोनों के बीच में सैंडविच्ड है। एक तरफ गोल्डन क्रेसेंट है जो कि सारे ये स्मगलिंग ड्रग्स के काम करता है, जिसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान शामिल है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान शामिल है। गोल्डन ट्रायंगल की आप बात करेंगे तो म्यांमार, थाईलैंड और लाओस, म्यांमार, थाईलैंड और लाओस भी शामिल है। तो गोल्डन क्रेसेंट, गोल्डन ट्रायंगल के बीच में भारत यहां पर बिल्कुल स्थित है, और इसीलिए स्मगलिंग हमारे यहां पे बहुत होती है। नॉर्थ ईस्ट के रास्ते, पूरा ये बॉर्डर के रास्ते स्मगलिंग होती है, और शायद हमें भी परेशान करती रहती है। तो गोल्डन ट्रायंगल एंड द गोल्डन क्रेसेंट इज द पोजीशन बिकॉज ऑफ विच वी आर ट्रबल्ड इवन मोर। कल की खबर आपको बता दें कि थाईलैंड में कुछ लोगों को रिक्रूट करके ले जाते थे, भारतीय को रिक्रूट करके ले जाते थे। उनको बोला जाता था कि आपको बढ़िया एमएनसी में हम सेल्समैन की जॉब देंगे। पता चला वहां पहुंचते थे तो उनको बैठा दिया जाता था ड्रग्स के ट्रैफिकिंग के लिए, और उनके लैंग्वेजेस पे प्ले किया जाता था कि अगर आपको तेलुगु आता है, कन्नड़ा आता है, तो आप और अच्छे से यहाँ काम कर सकते हो। 60-70 हजार रुपये महीना देते थे लोग। बताए जब अपनी आप बीती बताए तो बताए बड़ा टॉर्चर करते थे इनको। तो इन सब जगहों पे चल रहा है गोल्डन ट्रायंगल वर्सेस गोल्डन क्रेसेंट, ये चल रहा है। अब सवाल है कि क्या हम कुछ कर रहे हैं? भाई कर ही रहे होंगे। तो मेरे पास ग्लोबल इनिशिएटिव्स भी हैं इसको रोकने के। भारत ने भी बहुत सारे कदम उठा रखे हैं। जैसे ग्लोबल इनिशिएटिव्स में अगर आप बात करें तो यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम, यूएनओडीसी है। ये बिल्कुल ग्लोबल फाइट करता है कि इलिसिट ड्रग्स को कैसे रोक दिया जाए। ये कैंपेन चलाता रहता है ताकि ड्रग अब्यूज और ड्रग की स्मगलिंग को रोका जाए। इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, हमारे पास एक इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है। ग्लोबल ड्रग सिचुएशन क्या है, कैसे, सब मॉनिटर करता है। पेरिस पैक्ट इनिशिएटिव किससे संबंध है? पेरिस पैक्ट में हमें कैसे कॉम्बैट करना है ट्रैफिकिंग ऑफ द अफगान ओपिएट्स, जो अफगान में ओपीएम उगाए जा रहे हैं,
उसको कैसे करना है ये आपको यहां पे दिखता था पेरिस पैक्ट इनिशिएटिव में। ग्लोबल इनिशिएटिव्स है मेरे पास, क्या बहुत कारगर हो पा रहे हैं? नहीं हो पा रहे, क्योंकि भारत में स्मगलिंग बढ़ रही है। भारत के क्या इनिशिएटिव्स है? नार्कोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट है आपके पास 1985 का, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव लॉ है, पेनाल्टीज देता है कि कोई प्रोडक्शन, पोजेशन, सेल और कंजम्पशन करेगा किसी भी इलिसिट ड्रग का तो बहुत भारी पेनाल्टी है। हमारे पास अपना नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है, जैसे इंटरनेशनल नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो हमारे पास अपना भी है, हमारे पास एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स भी है, और हमारे पास नेशनल एक्शन प्लान फॉर ड्रग डिमांड रिडक्शन भी है, नशा मुक्त भारत अभियान भी हम चलाते हैं। तो भारत ने भी कुछ कदम उठा रखे हैं, बट अगेन द पॉइंट इज कि क्या ये इवैल्यूएशन जब करने हम निकलेंगे तो क्या ये कारगर हो पा रहे हैं? सवाल का जवाब तो नहीं होगा सर, क्योंकि अगर आज भी आपके पास डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस की ये खबर आ रही है कि स्मगलिंग के केसेस और बढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि लोग और ज्यादा स्मगलिंग करना चाह रहे हैं और स्मगलिंग करके हम तक पहुंचाना चाह रहे हैं। जितना पकड़ लिया, बाकी तो देश में आ रहा होगा। पंजाब, हरियाणा, नॉर्थ ईस्ट, यहाँ पे बॉर्डर जितने हैं वहां पे ये सब होता ही है। या अगर पंजाब है, राजस्थान का बॉर्डर है ऊपर, तो ये पूरा बॉर्डर के क्रॉस ये सब हो रहा है। दिस इज हैपनिंग। अब इसके लिए अपने को करना यही होगा, आप अवेयरनेस कैंपेन्स चलाते रहिए, और हमारे जैसे नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, यू विल हैव टू बी वेरी विजिलेंट अक्रॉस द बॉर्डर्स आल्सो। तो हमारे आईटीबीपी हो या फिर सीआरपीएफ हो या बीएसएफ हो, जो भी हो, ये सब जितनी एजेंसीज है हमारी, इनको कहीं ना कहीं आपको कमांड देना पड़ेगा कि यू विल हैव टू इवन चेक दीज थिंग्स कि ये कहीं से इन्फिल्ट्रेट होकर ना आ रही हो। और सबसे बड़ा है कि आपको थोड़ा लॉ को स्ट्रिक्ट बनाना पड़ेगा। अब इंडोनेशिया का लॉ देखिए, लोग डरते हैं, खौफ खाते हैं। थोड़ा लॉ आपको मुश्किल बनाना पड़ेगा, ऑल्सो मीनिंग कि आपको इनोसेंट लोगों को नहीं पकड़ना है, और जो गलत करे उनको आपको थोड़ा पकड़ना पड़ेगा ठीक से। तो वी आर ट्राइंग, एक फर्दर हमें और थोड़ा बूस्ट चाहिए इस ट्राई में। हम लोग ट्राई कर रहे हैं, पर थोड़ा सा और बूस्ट हमें चाहिए होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। ओके, डिजास्टर एंड मैनेजमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रशियन टैंकर स्प्लिट्स इन स्टॉर्म, स्पिलिंग ऑयल इनटू द कर्च स्ट्रेट। अब मेरे पास दो चीजें इसको पढ़ने का, एक तो डिजास्टर हुआ है ऑयल स्पिल का, उसको मैनेज करना है, प्लस मेरे पास अब शायद मुझे एक और चीज करनी है कि लोकेशन कहां ये भी देखना है। कर्च स्ट्रेट, आइए सीधे आपको लेकर चलते हैं कर्च स्ट्रेट पे। आप सब यूक्रेन से तो रूबरू है ही, ये यूक्रेन है, ये रशिया है, ये क्रीमिया है। इस मैप में देखिए अगर आपको दिख रहा है तो यूक्रेन, रशिया, ये ब्लैक सी है, मेरा पूरा ब्लैक सी है, ये क्रीमिया है, ये क्रीमिया है। अब आपको एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसको याद रखने के लिए चलते हैं नीचे की तरफ। आप मेडिटेरेनियन सी में अगर हैं, ये है मेडिटेरेनियन सी, मेडिटेरेनियन सी का ही एक पार्ट आपको ग्रीस के ईस्ट में दिखता है, इसका नाम है एजियन सी। ये वाला जो सी है इसका नाम है एजियन सी, एजियन सी। मुझे एजियन सी से ट्रैवल करके जाना है रशिया तक, तो मुझे कुछ स्ट्रेट्स को पास करना पड़ेगा। और आपको बता दें, सारे स्ट्रेट्स का जो नाम अब हम आपको देने वाले हैं ये आप लिखते चलिएगा। ये एजियन सी है, इससे मैं एक स्ट्रेट को पहले पास करता हूं। इस स्ट्रेट का नाम है डार्डनल्स, डार्डेनल्स, डार्डनल्स स्ट्रेट। और इसको पार करके मैं कहां पहुंचता हूं? दिस इज सी ऑफ मारमारा, सी ऑफ बड़ा मारमारा। तो मैं एजियन से डंडे खा के मारमारा पहुंचा, बस बहुत खा लिया डंडे। तो यहां क्या हो गया? बॉस्फोरस। दूसरा स्ट्रेट आ गया बॉस्फोरस। स्ट्रेट क्या होता है? नैरो चैनल ऑफ वाटर बॉडी ज्वाइनिंग टू बिगर वाटर बॉडीज। तो ये स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस हो गया। मैं कहां आ गया? ब्लैक सी में आ गया सीधे, मैं आ गया ब्लैक सी में आ गया सीधे। ब्लैक सी से अभी मुझे और ऊपर जाना है, तो मुझे थोड़ा खर्च करना पड़ेगा, इसीलिए स्ट्रेट का नाम पड़ा है द कर्च स्ट्रेट, द कर्च स्ट्रेट। मतलब ये वाला जो स्ट्रेट आप देख रहे हैं, जो आपको ब्लैक सी से सी ऑफ अजोव तक ले जाएगा, इसका नाम है कर्च स्ट्रेट, इसका नाम है कर्च स्ट्रेट, कर्च स्ट्रेट, कर्च। अब इसको ऐसे अगर आपको और थोड़ा सा समझना पड़े तो ऐसा देखिए, ऐसा देखिए, थोड़ा थोड़ा सा और दिमाग लगाते हैं कि मैं अपने मेडिटेरेनियन सी में था, किसी जमाने में घूम रहा था यहां पर। मेडिटेरेनियन सी के बहुत सारे पार्ट है, आयोनियन सी। इस तरफ जब आप आएंगे, ग्रीस के जब आप इस तरफ आएंगे, तो आपको एक सी दिखेगा जिसका नाम है एजियन सी। आप एजियन सी से ऊपर जाना चाहेंगे तो आप एक स्ट्रेट पास करेंगे, इस स्ट्रेट का नाम है डार्डनल्स। डार्डनल स्ट्रेट आप पढ़ेंगे इतिहास में भी, एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस रखता है डार्डनल स्ट्रेट। और मैं कहां पहुंच चुका हूं? एक सी में पहुंच चुका हूं। इस सी का नाम है सी ऑफ मारमारा, बड़ा मारमारा,
डंडे से बड़ा मार मारा। अब सी ऑफ मारमारा से मुझे आगे जाना है, तो मुझे फिर से एक स्ट्रेट पास करना होगा। बहुत मार मारा, डंडे से मारा, तो भाई बस करो, तो बॉस्फोरस, बॉस्फोरस। अब मैं कहां पहुंच चुका हूं? अब मैं एक बड़े से विशाल सी में पहुंच चुका हूं। दिस इज ब्लैक सी, बड़ा सी है ब्लैक सी। अभी भी मुझे और ऊपर जाना, तो मुझे थोड़ा खर्च करना पड़ेगा। तो क्या आ गया? कर्च स्ट्रेट आ गया। और मैं कहां पहुंच जाऊंगा? सी ऑफ अजोव में, सी ऑफ अजोव में पहुंच जाऊंगा। ये आपका जो लैंड आपको दिखता है, ये क्रीमिया है। इधर जो आइलैंड है वो क्रीमिया है। तो पहले तो ये पैटर्न याद रखिएगा। दिस पैटर्न इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। एजियन सी, डार्डनल स्ट्रेट, सी ऑफ मारमारा, बॉर्फोरस स्ट्रेट। ये बॉर्फोरस स्ट्रेट है, सॉरी बॉस्फोरस स्ट्रेट है। ये ब्लैक सी है आपका बड़ा सा। फिर आपका कर्च स्ट्रेट है, कर्च स्ट्रेट है। और फिर आप कहां पहुंचते? सी ऑफ अजोव। तो सी ऑफ एजियन से सी ऑफ अजोव वाया डार्डनल्स, बॉस्फोरस एंड कर्च स्ट्रेट, एंड कर्च स्ट्रेट। और स्ट्रेट क्या अभी हमने आपको बताया? ज्वाइनिंग a very narrow channel of water body joining two bigger water bodies. It's a curch, it's a strait. तो ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है हम आपको बता दें, क्योंकि रशिया का बहुत ज्यादा यहां से वॉल्यूम से चीजें निकलकर पहुंचती हैं। बहुत ज्यादा वॉल्यूम में ये ट्रेड करता है यहां से। ब्लैक सी को तो अपना ही मानता है रशिया, क्रीमिया को हथिया ही चुका है, तो इसमें पूरा अपना कब्जा किया हुआ है, पूरा कब्जा किया हुआ है। आई होप दिस इज फाइन। इसका एक फोटो ले लीजिएगा या दिमाग में बैठा लीजिएगा। बैठ गया दिमाग में? चलेगा ये? इज इट फाइन विद एवरीवन? ये याद हो गया सबको? बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पीटी में आ सकता है क्वेश्चन, तो इसको याद रखना है अपने को। चलिए, अगर वो आ चुका है तो अब समझिएगा, तो मेरे रशिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सी ऑफ अजोव, ब्लैक सी, और इसीलिए यूक्रेन के ऊपर वॉर भी एक तरीके से। अब अगला सवाल है कि जो ऑयल गिर गया, फैल गया, स्टॉर्म आया वहां पे, पूरा ऑयल गिर गया, उसको बोलते हैं ऑयल स्पिल हो गया पानी में अगर ऑयल गिर जाए तो ऑयल कहां जाएगा? तैरता रह जाएगा। अब इस ऑयल के इतने दुष्प्रभाव है, हम आपको बता दें, पूरे हैबिटेट को खराब करेगा वहां पे, पूरे स्पीशीज को परेशान कर देगा। अगर स्पीशीज के पंखों में या फिन्स में लग जाए तो स्पीशीज खत्म हो जाएंगे। पानी इंजेक्शन अगर कोई फिश कर रही है तो अंदर चला गया तो खत्म हो जाएंगे। कोई बर्ड आके बैठी तो खराब हो जाएगा उसका पंख। पूरा ऑयल वहां पे तबाह कर देता है इकोसिस्टम को। और ऑयल खत्म भी नहीं होगा, बायोडिग्रेड तो होगा नहीं, वो तैरता रहेगा अनंत काल तक। इसके लिए कुछ टेक्नोलॉजीज बनाई गई कि मुझे ऑयल स्पिल से कैसे निपटना है। तो कुछ तरीके हैं, जैसे बायो रेमिडिएशन आता है। कुछ बैक्टीरिया को यूज करके ऑयल स्पिल को क्लीन किया जा सकता है। इसी को बायो रेमिडिएशन कहते हैं, जब आप बैक्टीरिया को यूज करें। बायो रेमिडिएट स्पेसिफिक कंटामिनेंट सच एज हाइड्रोकार्बन्स, जो कि ऑयल है हमारा, यूजिंग बैक्टीरिया सच एज पैरापर्ल्यूसिडिबाका, साइक्लोक्लास्टिकस, ओलिस्पिरा, थैलेसोलिक्टस जोंगाशानिया एक्सेट्रा। ये सब बैक्टीरिया के नाम है। तो अगर आपके सामने बैक्टीरिया के नाम भी आए कभी पेपर में कि ये क्या है, पैरापर्ल्यूसिडिबाका, साइक्लोक्लास्टिकस, ओलिस्पिरा, ये क्या है, तो आप समझ जाइएगा कि ये बैक्टीरिया है जो मेरे ऑयल के हाइड्रोकार्बन्स को तोड़ेंगे, खा जाएंगे, तो ऑयल से या वाटर से ऑयल को रिमूव कर देंगे। इट कैन रिमूव सेवरल क्लासेस ऑफ कंटामिनेंट्स। तो ये बैक्टीरिया का नाम मेरे लिए वीआईपी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और ये पीटी अलर्ट आ गया मेरे लिए। दिस इज पीटी अलर्ट फॉर यू, याद रखिएगा, पीटी अलर्ट। दूसरा, हम लोग क्या करते हैं कि फ्लोटिंग बैरियर्स लगा देते हैं। जैसे ऑयल को आगे नहीं बढ़, भाई पानी में तो तैरता चला जाएगा, तो उसको नहीं करने के लिए हम फ्लोटिंग बैरियर्स कॉल्ड बूम्स लगा देते हैं, ताकि हम रेस्ट्रिक्ट कर दे स्प्रेड ऑफ ऑयल एंड टू अलाउ फॉर इट्स रिकवरी, रिमूवल और डिस्पर्सन। तो हम उसको रोक देते हैं कि तुम यहीं रुक जाओ, ऑयल आगे मत जाओ। स्किमर्स, हम कुछ डिवाइसेस को यूज करते हैं फिजिकली, ताकि ऐसे ऊपर से ना ऐसे स्किम करते हैं ना, कोई चीज को ऐसे स्किम करके ले जाए। तो ऐसी कोई चीज इसको हम ऊपर पानी के ऊपर की सतह पे से धीरे 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 करके स्किम कर रहे हैं, वो भी हम कर सकते हैं। हम सॉर्बेंट्स यूज कर सकते हैं, जैसे वेरियस सॉर्बेंट, जैसे वोल्केनिक ऐश है, शेविंग्स ऑफ पॉलिस्टर डिराइव्ड प्लास्टिक्स, स्ट्रॉ है दैट एब्जॉर्ब द ऑयल फ्रॉम। जैसे मान लीजिए कि मैंने कुछ छिड़क दिया तो सब ऑयल आके इस पे चिपक गया, अब मैं इसको रिमूव कर सकता हूं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने मान लीजिए कि वोल्केनिक ऐश थोड़ा छिड़का तो वोल्केनिक ऐश पे ऑयल चिपक गया, मैंने अब वोल्केनिक ऐश को हटा लिया, वो मेरे लिए ज्यादा आसान है। तो मैं सॉर्बेंट्स को यूज कर सकता हूं। डिस्पर्सिंग एजेंट्स, chemicals that contain surfactants or compounds that act to break liquid substances such as oil into small droplets, ये एक्सेलरेट करता है नेचुरल डिस्पर्शन इनटू द सी। तो मैं उसको तोड़ भी सकता हूं, डिस्पर्सिंग एजेंट को यूज करके तोड़ भी सकता हूं, और छोटे छोटे पार्ट में टूट सकता है। तो ये बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप
ऑयल स्पिल के डिजास्टर से लड़ सकते हैं, जिससे आप ऑयल स्पिल के डिजास्टर से लड़ाई कर सकते हैं। खैर, एक नई भी इसमें खोज हुई ऑयल जैपर के नाम से, जो कि एक बैक्टीरिया का मिक्सचर है, कॉकटेल ऑफ बैक्टीरिया है, जो ऑयल के ऊपर फीड करता है और उसको डिग्रेड कर देता है। न्यूअर मेथड्स एंड टेक्नोलॉजीज लाइक नैनो शीट्स का यूज हो सकता है दैट कुड रिवोल्यूशनाइज oil spills cleanups and water purification needs to be deployed. It has following major benefits. तो इसके सारे नैनो शीट्स भी हो सकते हैं यूज, ऑयल जैपर भी हो सकता है। नैनो शीट का ये फायदा है, ये रिसाइक्लेबल है, 33 टाइम्स देयर वेट इन ऑयल को एब्जॉर्ब कर सकता है। तो बहुत सारे इसके फायदे हैं, जैसे सैचुरेटेड नैनो शीट से कैन बी सिंपली हीटेड इन एयर फॉर 2 आवर्स फॉर क्लीनिंग पर्पस। एब्जॉर्ब्ड ऑयल बर्न्स ऑफ लीविंग द नैनो शीट्स क्लीन एंड फ्री। तो उसको जला दीजिए तो ऑयल आपका जल जाएगा, ये पीछे रह जाएगा। बहुत इजी टू बिल्ड है, अफोर्डेबल है, ये सब आप यूज कर सकते हैं। तो नैनो शीट्स कैन आल्सो बी यूज्ड। ऑयल ज़ैपर इज अ कॉकटेल ऑफ बैक्टीरिया दैट कैन बी यूज्ड। प्लस वी हैव द ऑप्शंस ऑफ बायोरेमेडिएशन, कंटामिनेंट कंटेनमेंट बूम्स, वी हैव स्किमर्स, सॉर्बेंट्स एंड द डिस्पर्सिंग एजेंट्स। अब अगला सवाल ये है कि भारत के आसपास भी ऑयल स्पिल होता होगा, तो कंफर्म में भारत ने एक लॉ बनाया होगा इसके ऊपर। हाँ, ऐसा लग रहा है, आपको बता दें सर, भारत के पास कोई लॉ नहीं है कवरिंग ऑयल स्पिल। हमारे कोई ऐसा लॉ नहीं है जो ऑयल स्पिल को कवर करे। ये इंसिडेंट्स आर नॉट कवर्ड एज एन ऑयल स्पिल बट एज एन एक्सीडेंटल डिस्चार्ज एज डिफाइंड इन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। तो हमारा जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है 1986 का, वो भी ऑयल स्पिल के बारे में नहीं बोलता, वो बोलता है एक्सीडेंट्स के बारे में। तो इतना बड़ा चीज को हमने कैसे छोड़ दिया? वी डिड नॉट मेक अ लॉ ऑन दिस, वी डोंट हैव अ लॉ ऑन दिस। यूजुअली एफआईआर को फाइल किया जाता है ईपीए के तहत एंड अकॉर्डिंग टू आईपीसी सेक्शंस रिलेटिंग रैश नेविगेशन एंड इंडेंजरिंग द लाइफ। तो ये एक्सीडेंट की बात है, ऑयल स्पिल की बात नहीं। हाँ, पर भारत के पास नेशनल ऑयल स्पिल डिजास्टर कंटिजेंसी प्लान है 1996 का। हमारे पास में नेशनल ऑयल स्पिल डिजास्टर कंटिजेंसी प्लान है 1996 का, ताकि हम इन सिचुएशंस को हैंडल कर सकें। ये डॉक्यूमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने जारी किया था 1996 में, और 2006 में इसको अपडेट किया। तो ये भी मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि इसको मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस दे रही है, ना मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, ना ही कोई और मिनिस्ट्री, इसको मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस दे रही है। तो ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पीटी क्वेश्चन है। नेशनल ऑयल स्पिल डिजास्टर कंटिजेंसी प्लान वाज गिवन बाय विच मिनिस्ट्री? इट इज अ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। साफ पीटी अलर्ट यहां पे दिख रहा है, एकदम दिमाग में याद रखिएगा। दिस इज अ डायरेक्ट पीटी अलर्ट ओवर हियर, डायरेक्ट पीटी अलर्ट है सर। ये किसने दिया है नेशनल ऑयल कंटिजेंसी का प्लान भारत का? ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है। एकदम कंठस्थ दिमाग में बैठा लीजिएगा, चलेगा? बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। फिर से लोकेशन एक थीम आई है, और 14 किल्ड इन फ्रेंच टेरिटरी ऑफ मायोते साइक्लोन चिडो। तो कहां आया साइक्लोन चिडो, वो इंपॉर्टेंट हो गया, और ये मायोते कहां है वो इंपॉर्टेंट हो गया। आइए देखते हैं। लोकेशन अगर आपको ये मैप पे दिख रही है सर, तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है बस इधर। ये है टेरिटरी ऑफ मायोते, जो कि मडागास्कर के ठीक नॉर्थ वेस्ट में दिखती है। ये पूरा मोजाम्बिक है, देखिए आप, ये आपका मोजाम्बिक का टेरिटरी यहां बना हुआ है, ये मोजाम्बिक है मेरा। इससे आप नॉर्थ से जाएंगे तो ईस्ट में आपको दिखता है ये मायोते है। अब अगर मैं यहां इक्वेटर बनाने की कोशिश करूं तो ये इक्वेटर है, मतलब इक्वेटर के साउथ में है मायोते। मायोते जो है वो इक्वेटर के साउथ में है। अब यहां पर साइक्लोन कहां और कैसे बना होगा? स्वाभाविक सी बात है कि जो विंड चल रही है यहां पे वो ऐसी है और ऐसी है। इक्वेटर पे तो ऐसे ही मिल रहा होगा जाकर, यहां पे ऐसे ही विंड चल रही होगी। इक्वेटर के पास तो साइक्लोन बनता नहीं, इक्वेटर के पास तो साइक्लोन बनता नहीं। तो कहीं यहां बना और इसको हवाएं वहां लेकर चली गई हो, इसी का नाम है चीडो, द साइक्लोन चीडो, द साइक्लोन चीडो। ट्रॉपिकल साइक्लोन चीडो यहां बना और उसको उठाकर कहीं आगे ले गई। क्या नाम है? साइक्लोन चीडो। तो चीडो कहां है? इंडियन ओशन में ही, पर साउथ ऑफ इक्वेटर है, साउथ ऑफ इक्वेटर है। और मायोते में 14 लोगों की जान उसने ले ली, मायोते में। मायोते किसकी टेरिटरी है? फ्रांस की टेरिटरी। कहां है? ये देखिए मडागास्कर के बगल में, बिल्कुल साउथ ऑफ इक्वेटर, मडागास्कर के बगल में, साउथ ऑफ इक्वेटर मडागास्कर के बगल में। हो गया यार? तो लोकेशन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, आईपीसी को चेंज किया गया है, अब उतना हम लोग पढ़ नहीं पाएंगे ना कि कौन सा कहां पे भी डाला गया है। वो धीरे धीरे जब अखबारों में आता तभी याद रख सकते हैं, ऐसे याद रखना बहुत मुश्किल है। आइए अगले टॉपिक पे चलते हैं आपको लेकर। अगला टॉपिक है लोकेशन का। व्हाई इज बीजेडी, बीजू जनता दल, अपोजिंग द पोलावरम प्रोजेक्ट? बिना परेशान हुए
अपने आप को पॉलिटिकल एफिलिएशन से दूर रखते हुए दिमाग लगा के सुनिएगा। पहले पोलावरम प्रोजेक्ट के बारे में जान लेते हैं। पोलावरम आखिर कहां पे है, आइए देखते हैं। अगर आप देखेंगे तो एक पूरा का पूरा आपको लिंक बनता हुआ दिख रहा है। एक्चुअली कृष्णा नदी और गोदावरी नदी को जोड़ने का एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है पोलावरम प्रोजेक्ट। कृष्णा रिवर और गोदावरी रिवर को जोड़ने का एक प्रोजेक्ट, इसका नाम है पोलावरम। ये कहा जा रहा है कि मल्टीपर्पज है और ये गोदावरी रिवर, एलुरु डिस्ट्रिक्ट एंड ईस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट को बहुत फायदा पहुंचाएगा। इसको नेशनल प्रोजेक्ट स्टेटस का दर्जा मिल चुका है, मतलब इसको डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट भी फंड देती है। इरिगेशन, हाइड्रो पावर, ड्रिंकिंग वाटर, ये सारी चीजें आपके ईस्ट गोदावरी एरिया में सारा कुछ करने के लिए इसको किया जा रहा है। ये 960 मेगावाट ऑफ हाइड्रो पावर भी बनाएगी और लगभग 28 लाख लोगों के लिए पानी की व्यवस्था भी करेगी। 4 लाख हेक्टेयर पे इरिगेशन का पोटेंशियल भी करेगी। पर अब पॉइंट ये है सर, अब यहां से पानी उठाकर ये गोदावरी से पानी उठाकर कृष्णा की तरफ ले जा रही है। पर इसका मतलब है कि अगर जब पानी कहीं से भी उठता है, कुछ भी हो रहा हो, तो कंफर्म कहीं ना कहीं डैम बनेगा। कहीं ना कहीं तो डैम बनेगा ही बनेगा सर। ऐसे तो होगा नहीं, आपको डैम तो बनाना ही पड़ेगा। अब जहां पर आप बराज या डैम बनाओगे, मान लीजिए मैं बहते हुए पानी में जब डैम बनाता हूं तो मुझे पता है कि पानी पीछे की तरफ बैक भी करेगा। अगर यहां पे डैम बनाऊंगा तो पानी तो फैलेगा ना पीछे की तरफ भी, पीछे की तरफ भी फैलेगा, यहां भी यही होगा। अब आप सोचेंगे कि इसमें बीजू जनता दल को क्यों प्रॉब्लम है? बीजू जनता दल तो कहां की पार्टी है? उड़ीसा की है। तो आप अपने मैप को दिमाग में बैठाइए, आप देखेंगे कि ये आंध्र प्रदेश में अगर आप हैं तो इसके ठीक नॉर्थ में इधर देखिए, आपको दिखेगा उड़ीसा का बॉर्डर है, उड़ीसा का बॉर्डर है। अब अगर नदी को मैं रोकने की कोशिश करता हूं तो नदी में पानी पीछे की तरफ भरने लगेगा, अपने आप भरने लगेगा। इसका मतलब है सबमर्जेंस होगा, इसका मतलब है सबमर्जेंस होगा। मेन पॉइंट यही है, ऑब्जेक्शन सबसे बड़ा यही है। यहां पर हम आपको ऑब्जेक्शन दिखाना चाहेंगे अपने स्क्रीन पर। अगर आप ऑब्जेक्शन की बात करें सर, तो सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन यही है, समझिएगा कि मेरा जो भी यहां पर बराज बनता है, अगर इससे पानी पीछे की तरफ बैकफायर मारेगा तो हो सकता है वो उड़ीसा के किसी एरिया में जाएगा, उड़ीसा के उन डिस्ट्रिक्ट्स में जाएगा जहां काफी एसटीज हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं। सिर्फ एसटीज नहीं, पीवीटीजीज भी रहते हैं। कोया ट्राइब है, कोया ट्राइब रहती है। अब अगर ट्राइब्स रह रहे हैं और आप उनको सबमर्ज करेंगे तो रिहैबिलिटेशन की भी बात होगी। तो रिपोर्ट्स ये हैं कि कुछ रिपोर्ट्स, जैसे कि आईआईटी की एक रिपोर्ट है और भी एक दो रिपोर्ट्स आई हैं जिसके हिसाब से सबमर्जेंस बहुत ज्यादा हो जाएगा। सबमर्जेंस ऑफ उड़ीसा सदर्न पार्ट बहुत ज्यादा हो जाएगा, इसीलिए बीजू जनता दल इसका विरोध कर रही है। आंध्र प्रदेश के सीएम बोल रहे हैं कि हम तो खत्म करके ही मानेंगे इस प्रोजेक्ट को, हम तो करके ही मानेंगे, हमने सेंटर से भी पैसा ले लिया है, अब हम तो खत्म करके ही मानेंगे। बीजेडी, जिसका अब उड़ीसा में भी अस्तित्व नहीं बचा है, जो अभी हार चुकी इलेक्शन, उसका मानना है कि इस एरिया में डूब जाएंगे सब कुछ। यहां पर इन्वायरमेंटल कंस्ट्रेंट है, यहां पर इन्वायरमेंटल कंस्ट्रेंट है, सब डूब जाएगा, तो यहां पर आपको ये नहीं करना है। तो बीजेडी विरोध कर रही है बेस्ड अपॉन शेड्यूल्ड ट्राइब्स का राइट्स, बेस्ड अपॉन द सबमर्जेंस ऑफ फॉरेस्ट, बेस्ड अपॉन रिहैबिलिटेशन का कंपेंसेशन कितना आप दोगे सब बताओ, और यहां पर विरोध चल रहा है। तो देखते हैं आने वाले समय में क्या होगा। देखिए, इन्वायरमेंट वर्सेस डेवलपमेंट का डिबेट तो नया नहीं है भाई। कहीं पे पानी चाहिए तो आपको कुछ ना कुछ डेवलपमेंट करना पड़ेगा, बट इट शुड नॉट बी एट द कॉस्ट ऑफ पीपल हु वुड बी डिस्प्लेस्ड। मैं 10 लोगों को पानी पिलाऊं 100 लोगों को विस्थापित करके, तो ये कोई लॉ नहीं है, ये कोई नेचुरल चीज दिखी नहीं रही। आपको काम ऐसा ही करना होगा जो सबके लिए बराबर हो। तो मुझे कुछ रास्ते ढूंढने पड़ेंगे कि वो सबमर्ज ना हो। मैं कैसे बचा सकता हूं, मुझे सोचना होगा। मैं रिहैबिलिटेशन कंपेंसेशन इतना दूं कि वो भी खुशी खुशी चाहे तो बढ़िया सा अपना उसको एक्सेप्ट कर ले। आई हैव टू डू दिस। तो पोलावरम प्रोजेक्ट याद रखिएगा, कृष्णा गोदावरी को जोड़ने की पूरी ये कोशिश की जा रही है, और बहुत सारे लोग हैं जो सबमर्ज हो सकते हैं, डिस्प्लेस हो सकते हैं, उनके लिए बीजेडी फिलहाल बोल रही है, याद रखिएगा। तो ये पोलावरम का पूरा लिंक बना हुआ है। पानी यहां से उठकर यहां तक आएगा, पर जब पानी रोकेंगे तो पानी पीछे भी फैलेगा और यहां पे आने वाला है। चलेगा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। गुड मॉर्निंग सभी को। आइए अगला देखते हैं। इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट की ही थीम है हमारे पास। हाउ वुड अ कार्बन मार्केट फंक्शन?
कार्बन मार्केट कैसे फंक्शन करेगा, ये सवाल है। अच्छा, अब ये सवाल तो कोई ऐसा नया नहीं है, हम लोग बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। तो एक काम करते हैं, हम लोग नेचुरल चलते हैं। इस आर्टिकल को अगर आप पढ़ेंगे तो आप आर्टिकल में फंसे रह जाएंगे। हम आपको नेचुरल लेके चलते हैं। जान दीजिए, ये लोग आपको क्या बताएगा, आप इससे बहुत ज्यादा जानते हैं। आप इसे बहुत, हम देखिए प्रूफ कर देंगे अभी। हम अभी प्रूफ कर देंगे। कार्बन मार्केट सर, कार्बन मार्केट। देखिए, कार्बन मार्केट की अगर बात होगी तो आपके पास पेरिस एग्रीमेंट की बात याद होनी चाहिए। पेरिस एग्रीमेंट में आर्टिकल 6.1, 6.4 जब आप पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि हाँ, एक कार्बन का मार्केट बनने की बात है। देयर मस्ट बी अ कार्बन मार्केट। अच्छा, इस बात को लेकर बाकू में मीटिंग होती है। बाकू कॉलेज COP29 अजरबैजान में मीटिंग होती है और यहां पर कार्बन मार्केट को मंजूरी दे दी जाती है। हालांकि ऐसा नहीं कि तुरंत ही कार्बन मार्केट बन गया, इट विल टेक सम टाइम। तो फंक्शन कैसे करेगा, इसका एक प्रोसेस होगा। प्रोसेस ये होगा कि एक अथॉरिटी होगी जो आपको सर्टिफिकेट देगी कि कितना कार्बन आपने निकाला है, और सर्टिफिकेट देगी कि आपका कार्बन डाइऑक्साइड कितना बच गया है। मतलब 1000 कार्बन डाइऑक्साइड अगर आपने बचा लिया तो इज इक्वल टू 1 यूनिट। ठीक, 1 यूनिट हो गया। ये एक का सर्टिफिकेट अथॉरिटी आपको देगी। अब मैं इस सर्टिफिकेट को यूज कर सकता हूं कैसे, मैं इसको सेल कर सकता हूं। किसको? देशों को, कंपनियों को। कंपनियों को जिनका कार्बन फुटप्रिंट ब्रीच हो रहा है, जो कार्बन फुटप्रिंट अपना ब्रीच कर रही हैं, मैं उनको जाके दे सकता हूं। ये जिनका भी कार्बन फुटप्रिंट ब्रीच हो रहा है, मैं उनको जाके दे सकता हूं। शायद हम लोगों ने आज तक यही पढ़ा है। पर यहां पर कुछ विरोध है, विरोधाभास भी है और विरोध भी है। पहला विरोध यह है, पॉइंट ऑफ इश्यूज है नंबर 1, जो कंपनीज कार्बन का मार्केट बनाना चाहती है, वो चाहती है कि हम सेल्फ इवैल्यूएशन करेंगे और हम सेल्फ असेसमेंट करेंगे कि कितना कार्बन हम बचा रहे हैं। इसका मतलब है कि क्या ये लोग ग्रीन वॉशिंग भी कर सकते हैं? ग्रीन वॉशिंग का मतलब धोखा। आई वॉशिंग जैसे धोखा होता है, वैसे इन्वायरमेंट के नाम पे धोखा ग्रीन वॉशिंग होता है। दे कैन डू ग्रीन वॉशिंग ऑल्सो, ये भी हो सकता है। दूसरा, क्या हमारे पास स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट्स हैं मेजर करने को? डू वी हैव इंस्ट्रूमेंट्स टू मेजर कि कितना कार्बन डाइऑक्साइड बच गया, वॉज नॉट रिलीज्ड? क्या हमारे पास है? ऐसा कोई हमारे पास इंस्ट्रूमेंट नहीं है ऐसे स्टैंडर्ड तौर पे जो ये बचा सके कि आपने इतना कार्बन बचा लिया। तो इसका मतलब है कि हम सब कुछ सब्जेक्टिव कर रहे हैं। भाई कल को हम ही बोल देंगे, चंद्रमौली सर बोल देंगे, सर हमने इतना कार्बन डाइऑक्साइड बचा लिया, हम 4 दिन बाहर नहीं निकले घर से, तो हमने देखिए आपका गाड़ी वाड़ी का सब धुआं बचा लिया है। हम सर वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे तो हम निकले ही नहीं बाहर, बच गया गाड़ी का, हमको भी तो कार्बन क्रेडिट चाहिए। हमारा परिवार ही बाहर नहीं निकला, हम सबको बंद रखे थे, हमको भी चाहिए। तो क्या सब्जेक्टिविटी आ जाएगी, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। और जब सब्जेक्टिविटी आ गई और आप लेन देन चालू कर रहे हो, तो एक तरह से कई बार कुछ देश जो ऐसे होंगे जो शायद इसमें फ्रॉड ट्रेडिंग भी करने लगे, फ्रॉड ट्रेडिंग भी होने लगेगी। अच्छा, और एक ही दिक्कत है कि क्रेडिट्स के नाम पर शायद लोग अपना कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन ही बढ़ा दें कि भाई पैसा है, हम पैसा देके खरीद लेंगे, तो बढ़ाओ कार्बन डाइऑक्साइड और छोड़ो कार्बन डाइऑक्साइड। ये भी तो हो सकता है। क्योटो प्रोटोकॉल आप पढ़ेंगे कभी जिंदगी में आगे चलकर हमारे साथ। क्योटो प्रोटोकॉल का सबसे बड़ा ही विरोध क्रिटिकल एनालिसिस ये है कि तुमने जब से मैकेनिज्म्स बनाए तब से तो यही हुआ ना कि लोग और कार्बन डाइऑक्साइड निकालने लगे, बोले कि हमें तो क्रेडिट मिल ही जाएगा, तो और बढ़ाओ अपना कार्बन डाइऑक्साइड। इसका यह भी मतलब है कि आप कहीं ना कहीं डेवलपिंग कंट्रीज के ऊपर प्रेशर बना सकते हैं कि ऐसा है, आप तो कार्बन फ्री इकोनॉमी बनो, हम भले ही कार्बन की इकोनॉमी है। मतलब सोचिए, यूएस जिसके पास पैसा है वो भारत को बोल सकता है कि ऐसा है कि आप एक प्रोजेक्ट लगाते रहो कार्बन जिसमें ना निकलता हो, हम अपना लगाएंगे, आप हमें अपना क्रेडिट बेच देना, तो हम परमानेंट नॉन कार्बन वाले बन जाएंगे और वो परमानेंट कार्बन के बने रहेंगे। तो हाफ में बढ़ जाएगा पूरा दुनिया, ये दुनिया बढ़ जाएगा सर। किन्हीं के पास हैव है और हैव नॉट्स है। मतलब कुछ कार्बन वाली इकोनॉमी बन जाएंगे और कुछ नॉन कार्बन की इकोनॉमी बन जाएंगी। और पता चला नॉन कार्बन की इकोनॉमी चल रही है कार्बन इकोनॉमी के बेस पे। जिस दिन उनका मन ठीक नहीं था वो बोलेंगे हम नहीं देंगे पैसा, फिर आप क्या करेंगे?
फिर क्या होगा? तो इंटरनेशनल ऑर्डर भी तो शैकल्स में आ जाएगा। यूएस मना कर देगी नहीं मैं इसका पार्ट नहीं हूं, क्या कर लेगा कोई यूएस का जाके? तो बहुत सब्जेक्टिव चीजें हैं एक्चुअली ये। एंड यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि इतनी सब्जेक्टिविटी, नो इंस्ट्रूमेंट्स, ग्रीन वॉशिंग, फ्रॉड ट्रेडिंग, क्रेडिट्स कैसे किसके पास जाने वाले हैं, ये सब यहां पर एक प्रॉब्लम बना सकते हैं। पर ये पहल होनी चाहिए। हमें धीरे धीरे प्रोटोटाइप बनाकर आगे बढ़ना चाहिए, दैट इज माई कॉल। धीरे धीरे जब हम प्रोटोकॉल बनाएंगे शायद बहुत सारे रूल्स आए, बहुत सारे रेगुलेशन आए, हमें एक रूल बुक बनाना पड़ेगा। उस रूल बुक के हिसाब से हम कुछ करेंगे तो बेहतर रहेगा। ठीक। तो दुनिया को अब हम हैव्स और हैव्स नॉट्स में नहीं बांटना चाहते हैं कि ये कार्बन इकोनॉमी है और ये नॉन कार्बन इकोनॉमी, क्योंकि जिस दिन कार्बन इकोनॉमी में ये ठान लिया कि अब हम नॉन कार्बन इकोनॉमी को पैसा नहीं देंगे, उस दिन नॉन कार्बन इकोनॉमी अपने पे आ जाएगी, उसके पास पैसा नहीं बचेगा। इस चीज का हमें ध्यान देना होगा, गौर करना होगा इस चीज में हमें। तो ये आइडिया था पूरा कार्बन मार्केट का, जो हमने शायद आपको बताने की कोशिश की। उम्मीद है आप तक पहुंच चुका है। जल्दी से हाँ बताएं अगर आपको समझ में आ चुका है तो। जल्दी से हाँ बता दें अगर आपको समझ में आ चुका है तो जल्दी से हाँ कर दें। प्लीज से यस दैट यस यू नो इट नाउ। प्लीज से यस कि हाँ मुझे पता है, मुझे पता चल चुका है। जल्दी से हाँ कर दें, हम आगे बढ़ें। इसका आप चाहें तो फोटो ले लें ताकि दिमाग में बैठा रखें। जो लोग पूछते हैं नोट्स कैसे, सर यही नोट्स है मेरे। इतना बार एक चीज को लिख लीजिए कि सब इधर छप जाए। लिखते रहिए, स्क्रिबल करते रहिए, उसी नोट्स के पन्ने में स्क्रिबल करते रहिए। एनवायरमेंट डेवलपमेंट का थीम है, कार्बन मार्केट के टॉपिक में लिखिए इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। आइए, अगला टॉपिक है रिसोर्सेस का। इंडिया फर्मर अटेम्प्ट्स एट मिनरल डिप्लोमेसी। भारत का फर्मर अटेम्प्ट एट मिनरल डिप्लोमेसी। कुछ चीजें तो हमारे पास फंडामेंटली हमें पता है। क्या भारत के पास रिसोर्सेज हैं? अरे हमारे पास रिसोर्सेज तो बहुत है, पर क्या रेयर अर्थ मेरे पास बहुत अच्छा है? बहुत अच्छा नहीं बोल सकते, है पर बहुत अच्छा नहीं बोल सकते। क्या मेरे पास क्रिटिकल मिनरल्स है? पर बहुत अच्छा नहीं बोल सकते। क्या आज की सारी टेक्नोलॉजी इन्हीं दोनों पे बेस हो रही है और आगे आने वाली टेक्नोलॉजी भी इन्हीं दोनों पे बेस होगी? तो क्रिटिकल मिनरल्स और रेयर अर्थ भविष्य है कल का। भाई लिथियम हो गया, कोबाल्ट हो गया, वेनेडियम हो गया, गैलियम हो गया, ये सब भविष्य के मिनरल्स हैं। मतलब आज भी हैं और भविष्य में भी रहने वाले हैं। टाइटेनियम हो गया। मुझे पता है कि मेरे पास कम है, तो भाई मैं क्या करूंगा फिर? मुझे किसी ना किसी से तो अग्रीमेंट करना पड़ेगा। तो तभी तो टॉपिक लिखा इंडिया फर्मर अटेम्प्ट। हमारा बोल्ड अटेम्प्ट है कि हम मिनरल डिप्लोमेसी में सिद्ध हो जाएं। मैं आपके साथ डील करूं, आप मिनरल लो, आप मुझे मिनरल दो, हम साथ में बैठ के माइनिंग करते हैं। तो भारत ने क्या कोशिश की? अरे सर कोशिश की है ना। 2019 में हम आपको लेकर चलते हैं, काबिल बन रहा है भारत में। 2019 में आपको बता दें भारत ने बनाया खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड, काबिल। 2019 में भारत ने बनाया खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड, एक जॉइंट वेंचर है विद मैंडेट टू इंश्योर कि कंसिस्टेंट सप्लाई ऑफ क्रिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक मिनरल्स हमेशा भारत में बना रहे। काबिल बड़ा कारगर है, बड़ा काबिल है ये। तो एक जॉइंट वेंचर बना पीएसयूज का कि देखो ऐसा है, हम कंसिस्टेंट सप्लाई ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स भारत में हमेशा रखेंगे। 2022 की बात है। काबिल ने एक एमओयू साइन किया था ऑस्ट्रेलिया के साथ। अब क्यों किए होंगे? स्वाभाविक सी बात है कि इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप करेंगे, लिथियम कोबाल्ट प्रोजेक्ट्स मिला है, हम भी साथ में बैठ के काम करेंगे। हमें पता है कि अर्जेंटीना, ब्राजील और चिली के पास, सॉरी, अर्जेंटीना, बोलीविया और चिली के पास एबीसी द लिथियम ट्रायंगल, बहुत ज्यादा लिथियम है। भारत 2024 में, इसी साल में 24 मिलियन लिथियम एक्सप्लोरेशन पैक्ट साइन किया है। किसके साथ? अर्जेंटीना के साथ। तो हम ऑस्ट्रेलिया के साथ, अर्जेंटीना के साथ मिनरल पैक्ट साइन तो कर ही चुके हैं। इतना ही नहीं, इंडिया कजाकिस्तान ने हाल ही में एक जॉइंट वेंचर बनाया, IREU के टाइटेनियम लिमिटेड, ताकि हम टाइटेनियम स्लैग भारत में प्रोड्यूस कर सकें। ये इंडिया का पहला जॉइंट वेंचर है सेंट्रल एशियन कंट्री के साथ। और सोचिए कितनी बड़ी बात है, सेंट्रल एशियन, यही तो आज इंपॉर्टेंस दिख रहा है। तो भारत की मिनरल डिप्लोमेसी चारों तरफ है। अब हम आपको लेकर चलते हैं अपनी स्क्रीन पर। यह हुई एक कहानी। इस कहानी को समझने के लिए आपके पास थोड़ा सा और समय आपका हमको लेना होगा और आपको थोड़ा सा और दिमाग भी लगाना पड़ सकता है।
अब एक पॉइंट तो क्लियर हो गया कि मेरे भारत के डिप्लोमेटिक मिनरल्स की बात हो रही है। डिप्लोमेटिक मिनरल्स या डिप्लोमेसी फॉर मिनरल्स, इस पूरे सेंट्रल एशियन के कंट्रीज से, ये जो पूरा का पूरा आपका सेंट्रल एशियन का यहाँ पे कंट्रीज है, पूरा का पूरा, आप जिसका नाम ले ले, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये जो सेंट्रल एशियन के 5 पावर हैं, भारत ने तो इनसे यूरेनियम की भी डील कर रखी है। कजाकिस्तान से तो हमारा बहुत पुराना यूरेनियम का डील है। आज हम इनसे टाइटेनियम की भी बात कर रहे हैं। अच्छा, इतना ही नहीं, आप ऑस्ट्रेलिया गए और ऑस्ट्रेलिया में सोचिए हमने क्या बातें की। हमारा ऑस्ट्रेलिया की डील इज अबाउट लिथियम, कोबाल्ट, ताकि सारा क्रिटिकल मिनरल हम यूज कर सके। इतना ही नहीं, हमारा यूरेनियम का भी डील है, ऑस्ट्रेलिया के साथ यूरेनियम का भी डील है हमारा। और देखते हैं, हमारे पास डायरेक्टली अर्जेंटीना से हमने लिथियम के ब्लॉक्स को साइन किया है, क्योंकि हमें पता है कि यहां पर जो एबीसी है, एबीसी, अर्जेंटीना, बोलीविया और चिली, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लिथियम, वेरी इंपॉर्टेंट। नॉट ओनली दिस, हमारे पास क्रिटिकल मिनरल का एक बहुत बड़ा स्रोत मुझे मिलता है इस एरिया में भी, जिसको आप जानते हैं कटंग प्लेट्यू के नाम से। यह है कटंग प्लेट्यू, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के आसपास पूरा एरिया है कटंग प्लेट्यू का, जहां पे हमने इनसे कोबाल्ट निकल की भी बात कर रखी है। कोबाल्ट निकल की बात कर रखी है। भारत की डील कनाडा से भी है, क्योंकि कैनेडियन शील्ड जो है, इट इज ऑल्सो रिच इन मिनरल रिसोर्सेज, ऑफ क्रिटिकल मिनरल रिसोर्सेज अगर हम बोले तो यहां पर भी आपको मिलता है। हमने यहां पे भी डील कर रखी है। भारत फिलहाल चाइना से बहुत कुछ इंपोर्ट करता है, भारत इंपोर्ट करता है चाइना से, ये बात सही है, पर हम अपनी डिपेंडेंसी बनाकर नहीं रख सकते चाइना पे, इसलिए मुझे अपनी भी ब्लॉक डील्स चाहिए। तो भारत डिप्लोमैटिकली अगर आप देखें तो देशों से जुड़ रहा है और एक अटेम्प्ट है कि हमें इंपोर्ट डिपेंडेंट नहीं बनना है चाइना पर। इसका मतलब है कि मैं स्ट्रैटेजिक मिनरल कॉरिडोर बनाना चाहता हूं। भारत एक स्ट्रैटेजिक मिनरल कॉरिडोर बनाना चाहता है, जो कि ऑस्ट्रेलिया से भारत से सेंट्रल एशिया तक जाएगा, जो कि साउथ अमेरिका से अफ्रीका से भारत तक आएगा। तो मेरे पास एक कॉरिडोर बनता हुआ मुझे दिख रहा है, जो कि स्ट्रैटेजिक मिनरल कॉरिडोर होगा। दूसरा, मुझे कोशिश करनी होगी प्राइवेट पार्टिसिपेशन बढ़ाने की, क्योंकि अकेले सरकार ही सब कुछ नहीं करती, मुझे प्राइवेट पार्टिसिपेशन बढ़ाना पड़ेगा। ये एक वे फॉरवर्ड है, यू हैव टू इंक्रीज योर प्राइवेट पार्टिसिपेशन। अगर सिर्फ आप दूर से बैठ के देखेंगे कि देखो गवर्नमेंट ही सब कर लेगी, तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको माइनिंग लीजेस बाहर प्राइवेट लोगों को भी दिलानी होगी, ताकि वो भी यहां से कमाकर आपके देश में ला सके। तीसरा, आपने जैसे काबिल बनाया है, आपको इसको थोड़ा और ऑटोनमस बनाना पड़ेगा, ताकि ये अपनी डील्स को स्वतः कर सके। जैसे आज रशिया से बहुत ज्यादा आपके डील्स हैं, और रशिया तैयार रहता है आपको बहुत कुछ समर्पण करने के लिए। रशिया की डील्स में हमें हस्तक्षेप नहीं चाहिए किसी से भी, और रशिया से हमारे ऑयल के डील्स हो, गैस के डील्स हो, सब होते हैं। तो मुझे क्रिटिकल मिनरल भी रशिया में मिलना है, तो क्रिटिकल मिनरल्स की भी डील पहले साइन होनी चाहिए। हम क्वाड के तहत हम क्वाड के तहत एक क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन रेजिलियंस बनाना चाहते हैं, सप्लाई चेन रेजिलियंस बनाना चाहते हैं, ताकि हमारा सप्लाई चेन ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स कभी खत्म ना हो। हम इंडो पैसिफिक विजन बनाना चाहते हैं, इंडो पैसिफिक क्रिटिकल मिनरल रिजर्व विजन बनाना चाहते हैं। तो इंडो पैसिफिक में हमारे पास जितने लोग हो, सब मेरा समर्थन करें। भारत डिप्लोमेटिकली इन चीजों को सामने रख रहा है। खत्म बात। क्या आर्टिकल में से ज्यादा लिखेगा? आपको ज्यादा पता है सर, आपको ज्यादा पता है कि भारत कहां कैसी डील कर रहा है और क्यों कर रहा है। तो हमारी सारी डील्स में अगर आप देखेंगे, वी हैव गॉट क्रिटिकल मिनरल्स का एंगल टुडे, बहुत इंपॉर्टेंट क्रिटिकल मिनरल्स का एंगल होता है। आई थिंक ये समझ में आ चुका है। अगर आ चुका तो जल्दी से हाँ कर दें कि हाँ आप समझ चुके हैं, समझ में आ गया है। डन। चलिए, आइए लेट्स टॉक अबाउट वन मोर थिंग, एंड दैट इज अबाउट इलेक्शंस। ये इलेक्शंस का थीम है, इलेक्शन का थीम है ये। थीम क्या है? अभी एक वन नेशन वन इलेक्शन की हाई लेवल कमिटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी, जिसमें बोला गया था कि वी कैन एक्सेप्ट दिस। लोकसभा में कल मंगलवार को वन नेशन वन इलेक्शन के ऊपर होने वाला है एक डिस्कशन। अब इस सारे दरमिया में एक और सवाल उठ के आ रहा है। वन नेशन वन इलेक्शन के प्रोस कॉन्स हमने बहुत बार देखे, आगे फिर देखेंगे।
पर एक और सवाल उठ रहा है, ये बड़ा सवाल है। सीडीएस का फॉर्म फिल कर दिया, उसमें फोटो में नेम एंड डेट नहीं थी, तो करेक्शन विंडो आएगी नहीं? आप पहले मेल कर दीजिए, यूपीएससी का वो जो होता है ना फैसिलिटेशन काउंटर है, वहां पे मेल कर दीजिए कि ऐसा ऐसा मेरे फॉर्म में हुआ है। आप उसको मेल कर दीजिए, उनका वेट मत करिए आप। तो यहाँ का थीम है कि एक ही कैंडिडेट मल्टीपल कॉन्स्टिट्यूएंसी से अपना चुनाव लड़ता है। अच्छा, ये हद ये हो गई थी, हम आपको बता दें, मल्टीपल कॉन्स्टिट्यूएंसी से लोग लड़ते थे क्योंकि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट ने अलाउ किया था। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में ऐसा कोई लिमिट नहीं हुआ करता था, तो लोग कैंडिडेट जबरदस्त इलेक्शन लड़ते थे। ये हालत थी कि आप 10-10 सीट से लड़ रहे थे और आपको चुननी एक ही थी, तो 9 सीट वेकेंट हो जाती थी। अगर आप 10 में चहेते लोग हैं, आप जीत गए तो। अब कहानी ये है, कंटेस्टिंग फ्रॉम मल्टीपल कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो हार रही है, वहां पे वापस से कल इलेक्शन कराना होगा। भाई आपने 10 सीट में से एक को चुना, बाकी को आपने छोड़ दिया, 4 सीट खाली हो गई। सब पे इलेक्शन कराना पड़ेगा, फिर से पैसा कौन देगा? है? कौन पैसा देगा? सरकार का पैसा लग रहा है, हमारा पैसा लग रहा है, टैक्स पेयर का पैसा लग रहा है। 1996 में आपको बता दें, इस एक्ट में अमेंडमेंट किया गया। किसमें? रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में अमेंडमेंट किया गया। क्या बोला गया कि ऐसा है, आपको कॉन्स्टिट्यूएंसीज को लिमिट करते हैं और अब आप बस 2 ही कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़ सकते हैं। आप सिर्फ 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़ सकते हैं, ताकि लोग ज्यादा कॉन्स्टिट्यूएंसी से ना लड़े। अच्छा, लड़ते क्यों थे भाई? डर है, कहीं से जीते कहीं से हारे, डर है। तो हमें तो गद्दी चाहिए, कहीं से भी मिल जाए, कुछ और रहे ना रहे, हमें गद्दी जरूर रहनी चाहिए। यही कॉन्सेप्ट है नेता में, और है क्या। अच्छा, तो अब पॉइंट ये हुआ कि जब आप सीट खाली करते हैं तो पैसा खर्चा होता है। पर सीट का अगर हम 150 करोड़ मान के चलें, और मान लीजिए कि पूरे पार्लियामेंट में अगर मान लीजिए कि 10 सीट खाली हो गई, 20 सीट खाली हो गई, तो जोड़ लीजिए पैसा आप। इतना पैसा, क्योंकि पूरा ईवीएम आना है, लोगों को आना है, छुट्टी मनानी है, चूना बिछाना है, स्कूल्स को लेना है, कॉलेजेस को लेना है, रिसोर्सेज को हायर करना है, उनको पैसा देना है, सारा पूरा तो प्रणाली लगा हुआ है। और आप सीट वेकेंट छोड़ेंगे ही छोड़ेंगे। वन नेशन वन इलेक्शन अगर होता है तो और सीट छोड़ी जाएंगी। अब क्योंकि आप तो 2-2 से लड़ रहे थे, आपको तो पता ही नहीं, आप सब जगह से जीतते जा रहे हो सकता है। क्योंकि वन नेशन वन इलेक्शन का एक ये भी कॉन्सेप्ट है कि लोग एक ही धुन में वोट करेंगे, ये वोट करते रहो, इसी को वोट करते रहो। अब पता चला सारे लोग 2-2 सीट से जीत रहे हैं, जब आप सीट छोड़ेंगे फिर क्या होगा? कब इलेक्शन होगा? तो ये भी एक पॉइंट है, इसको भी हमें सोचना पड़ेगा ना। क्या किया जाए इसके लिए? तो बोला गया कि ऐसा सेक्शन 33(7) और रिप्रेजेंटेशन पीपल एक्ट का अमेंड कर दो टू बैन वन कैंडिडेट कंटेस्टिंग फ्रॉम मल्टीपल कॉन्स्टिट्यूंसी फॉर द सेम ऑफिस। अब एमपी के लिए ही 2 सीट से लड़ो, इसको बैन कर दो, एक ही सीट से लड़ना होगा। 2004 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने रिकमेंड किया था कि प्रैक्टिस को बैन करो। 255वीं रिपोर्ट है लॉ कमीशन की, जिसने बोला था कि बैन करो, एक ही सीट से लड़ेगा। और अगर उसने सीट छोड़ी है तो बाई इलेक्शन का कॉस्ट इसी से लो। ये जो व्यक्ति है ना, जो अपनी एक सीट छोड़ रहा है, एक पे मजा ले रहा है, इससे पहले पैसा वसूलो, इससे पैसा वसूलो पहले। दूसरा, हाँ, मतलब यही कहानी थी। दूसरा इसमें यह था कि आप कोशिश करें कि 1 साल के लिए इलेक्शन ही ना कराएं। तो जो जहां बना हुआ यथास्थिति बने रहने दीजिए, इलेक्शन मत कराइए, अगले साल इलेक्शन कराइए, ताकि 1 साल में लोग दिमाग तो बनाए कि ये व्यक्ति को, जिसको मैंने जिताया, ये मुझे छोड़ कर गया, मैं क्या करूं? मैं इसी के द्वारा कोई दिया हुआ आदमी उसको चुनूं या किसी और को चुनूं, ये सोच सके व्यक्ति। तुरंत तुरंत आप कराते हैं, जोश में लोग वोट दे देते हैं, और वोटर टर्नआउट भी कम हो जाता है। भाई आपने अभी इलेक्शन कराया, फिर आप 1 महीने बाद करा रहे हो, वोटर टर्नआउट कम हो जाता है। ठीक है? तो दिस इज समथिंग दैट इज गोइंग टू हैपन, एंड दिस इज गोइंग टू ट्रबल। तो वन नेशन वन इलेक्शन तो हो ही हो, इसके ऊपर भी हमें सोचना चाहिए कि वन कैंडिडेट मेनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज, व्हाई इट शुड बी अलाउड? एक से लड़ो, हारोगे क्या हो गया यार? हार तो रहा है 5 साल में इलेक्शन, और आपका तो अनलिमिटेड अटेम्प्ट भी है। यूपीएससी देके देखिए, अटेम्प्ट भी लिमिटेड, उसी में सब कुछ करना है। दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए, एक लास्ट टॉपिक है हमारे ख्याल से, शायद बहुत इंपॉर्टेंट हमें लगा, लोकेशन है बस मेरे लिए। तो हुआ क्या ना कि हमारा एक्चुअली मोल्डोवा का यहाँ पर एक इनॉग्रेशन हुआ, एम्बेसी ऑफ रिपब्लिक ऑफ मोल्डोवा इन न्यू दिल्ली।
तो उसी की मीटिंग हो रही थी। तो मोल्डोवा ने हमारी बड़ी मदद की है। मोल्डोवा है कहाँ, हम आपको दिखा दें। ये देखिए, जब यूक्रेन का क्राइसिस हो रहा था, यूक्रेन और रोमानिया के बीच में एक छोटा सा देश आप देखेंगे, मोल्डोवा। और मोल्डोवा ने मदद की थी। लोग यहाँ पर आए थे यूक्रेन से, भारत के लोग यहाँ पर। ऑपरेशन जब गंगा चलाया गया था, तब यहाँ पे लोगों को निकाला गया था। मोल्डोवा ने बड़ी मदद की थी। हमारे एयर जो भी हमारे प्लेन्स जा रहे थे, उनको वहां उतरने दिया था, लोगों की मदद करने दी थी। तो मोल्डोवा को हमने धन्यवाद किया कि आप आ जाओ हमारे पास, ऑफिस खोल लो अपना। तो मोल्डोवा वेरी इंपॉर्टेंट। इट्स अ लैंड लॉक्ड, मतलब इधर यूक्रेन है, इधर रोमानिया है, लैंड लॉक्ड है। और यहाँ पर बॉर्डर्स अगर आप देखेंगे तो पूरा यूक्रेन और रोमानिया, ये दो बॉर्डर बनाते हैं इससे। तो मोल्डोवा लैंडलॉक्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। अब हमारे पास इसकी एम्बेसी खुल गई है। तो मतलब ठीक है, जेस्चर है, एक फ्रेंडली जेस्चर है, और कुछ ऐसा खास नहीं है इसमें। और आई थिंक दैट इज द लास्ट टॉपिक फॉर द डे। दैट इज द लास्ट टॉपिक, यस, दैट इज द लास्ट टॉपिक फॉर द डे। आपको जल्दी से कुछ चीजें हम बताना चाहते हैं, बहुत गौर से सुनिएगा। सीएमसी कोड पर अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आपको फायदे हैं, ऑफर्स तो आपको मिल ही रहे हैं। साथ ही में आप हमारे साथ जुड़ जाइए और मैसेज कर दिया करिए। सर, कोई शेड्यूल पूछना हो, कुछ बात करनी हो, मैसेज भेज दिया करिए। हो सकता है एक दो बार में बात ना हो पाए, पर जरूर भेज दिया करिए मैसेज। तीसरा है, आप जियो म्यूजिक से कोर्स में जुड़ सकते हैं, जो कि ज्योग्राफी ऑप्शनल का कोर्स है। आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ यहाँ पे भी। एंड बाकी के एसए के क्लासेस आपकी होंगी, और जो भी जीएस की क्लासेस होंगी हम आपको बता देंगे। तो फिलहाल आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ। चंद्रमौली कैपिटल SIR इज माई टेलीग्राम, दिस इज माई कोड, CMC इज माई कोड, यू कैन ज्वाइन मी। दैट वुड बी ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद। अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए। और एक ही चीज बस बोलेंगे कि निरंतरता ही सफलता की कुंजी है। जो निरंतर है वही सफल है। आपको बस निरंतर रहना, सफलता खुद आएगी आपके पास में। बाय, टेक केयर, जय हिंद एवरीवन। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, बाय।